हेलो एवरीवन, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फार्मेशन ऑफ कंपनी फार्म करने की कितने स्टेजेस हैं, कैसे कंपनी फार्म होती है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स था, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में डिटेल में देखे थे। आज कंप्लीट कैसे किसी कंपनी को फार्म करते हैं, उसके क्या स्टेजेस हैं और देखेंगे। कंपनी फार्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कंपनी को एक लीगल शेप प्रोवाइड करना। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, प्रोसीजर्स है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सारे लीगल प्रोसीजर्स कंप्लीट करना फार्मेशन ऑफ कंपनी है। बेसिकली कंपनी फार्म करने के लिए 4 स्टेजेस हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेजेस हैं कंपनी फार्म करने के। जैसे चारों स्टेज के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। पहला है प्रमोशन। तो ध्यान रखना है बच्चों कि ये प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये 2 स्टेप ही कंपल्सरी है। प्राइवेट कंपनी इसी 2 स्टेप्स के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को 2 और स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी 2 स्टेज के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है, पब्लिक कंपनी को 2 स्टेप्स और गुजरना पड़ता है। तो स्टेज 1 पहला है प्रमोशन। प्रमोशन है क्या? प्रमोशन जो है पहला स्टेज है। इसके अंदर कोई व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, एनी पर्सन, एनी ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, जिसके दिमाग में पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है और उस आइडिया को लीगल से प्रोवाइड करने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है और बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, वो प्रमोशन है। इट इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडियाज and taking an initiative to form a company so that practical shape can be given to exploit the available business opportunity। जो अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका प्रॉपर यूज करने के लिए सबसे पहले आइडिया जनरेट करना, उस आइडिया के बिहाफ पर इनिशिएटिव लेना, सो द प्रैक्टिकल से, जिससे कि जो हमारे आइडिया उस आइडिया को प्रैक्टिकल से प्रोवाइड कर सकें, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका प्रॉपर यूज कर सकें। Thus it begins with somebody having discovered potential business idea। किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आती है, एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और इवन कंपनी, कोई कंपनी है वहाँ उसके दिमाग में भी आइडिया आ सकती है। डिस्कवर्ड एन आइडिया, इट सच पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनी प्रोसीड टू फार्म, जो कंपनी फार्म करने जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं प्रमोटर। जिस व्यक्ति के दिमाग में जिन लोगों के दिमाग में आइडिया आ रही है उसे हम प्रमोटर कहते हैं। और जो इस प्रोसीजर्स को प्रमोशन, द प्रमोटर इज सेड टू बी द वन हु अंडरटेक टू फार्म ए कंपनी। प्रमोटर वह है जो एक कंपनी फार्म करने जा रहा है विथ रेफरेंस टू गिवन प्रोजेक्ट एंड सेट इट गोइंग एंड हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप टू अकम्प्लिश दैट। और फिर उसे लीगल से प्रोवाइड करने के लिए सारा नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है, वह प्रमोटर है। Thus अपार्ट फ्रॉम कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया, जो आइडिया आती है उसके अलावा द प्रमोटर एनालाइजेस इट्स प्रॉस्पेक्ट, जो प्रॉस्पेक्ट है वो एनालाइज करता है क्या उस आइडिया के बिहाफ पर रियल में कोई कंपनी स्टार्ट हो पाएगी, रियल में कोई बिजनेस हो पाएगा। और फिर सारे रिसोर्सेज को मैन, मशीन, मटेरियल सबको एक साथ करता है, रिसोर्सेज अरेंज करता है और रजिस्ट्रेशन सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, फिर बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, वो प्रमोटर है। आफ्टर थारोली एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, उसका आइडिया सही है कि नहीं, एग्जामिन करने के बाद द प्रमोटर असेंबल रिसोर्सेज, प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, गिव नेम, परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटीज टू गेट कंपनी रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेन द नेसेसरी सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन। दस प्रमोटर परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू ब्रिंग कंपनी टू एग्जिस्टेंस। सॉरी, मैं इसका मतलब प्रमोटर वह है जो
कंपनी जिस बिजनेस के बारे में आइडिया जनरेट करता है और उस आइडिया के बिहाफ पर कंपनी इस्टेब्लिश करने तक की सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसीजर जो व्यक्ति परफॉर्म करता है वह प्रमोटर है। फंक्शन ऑफ प्रमोटर, क्या इसके फंक्शंस हैं? पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उससे आइडेंटिफाई करता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ प्रमोटर इज़ टू कंसीव आइडिया, आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द अपॉर्चुनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का, नए सर्विसेज प्रोवाइड करने का, मेकिंग सम प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल्स। सच opportunity is then analyzed to see its technical and economic feasibility। इसके बाद जो आइडिया आया है वो आइडिया फिजिबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी के मतलब क्या टेक्नोलॉजी उस तरह की है अवेलेबल, फंड कितना चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, उतना अरेंज हो पाएगा कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करना, वो आइडिया हमारा रीजनेबल है कि नहीं, उसके बारे में क्वेरी करना, पता करना फिजिबिलिटी स्टडी है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जनरेट बिजनेस आइडिया। सेकेंड, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब जो हमारा आइडिया आया, क्या उस आइडिया के बिहाफ पर रियली कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो पाएगी, क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या वो सब चीज़ मिल जाएगा। इट मे नॉट बी फिजिबल और प्रॉफिटेबल टू कन्वे ऑल द आइडेंटिफाइड, ये ज़रूरी नहीं कि जो हमारे दिमाग में आया हो उस आइडिया के बिहाफ पर बिजनेस हो पाए। द प्रमोटर देयरफॉर अंडरटेक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो व्हाट आर दोज? फिजिबिलिटी स्टडी के लिए क्या करता है? पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के मतलब एवरी कोई भी बिजनेस हो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए उस बिजनेस के लिए, जिस तरह की टेक्निक चाहिए क्या वो टेक्निक इजीली अवेलेबल हो पाएगी। अगर टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तब तो टेक्निकली फिजिबल है, अदरवाइज वो आइडिया वही ड्रॉप करना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इन द सेंस कि एवरी बिजनेस रिक्वायर कैपिटल, कोई बिजनेस बिना कैपिटल नहीं चलता है। तो हाउ मच कैपिटल इज़ नीडेड टू स्टार्ट ए बिजनेस, अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है और उतना कैपिटल अरेंज नहीं हो पाएगा तो वह बिजनेस वही आइडिया वही ड्रॉप करना है। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फाइनेंशियली फिजिबल आइडिया फाइनेंशियली फिजिबल तभी है जब उतना कैपिटल जितना चाहिए आसानी से अरेंज हो पाए। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, समटाइम्स आइडिया टेक्निकली तो फिजिबल है, फाइनेंशियली भी फिजिबल है, लेकिन सब कुछ होते हुए प्रॉफिटेबल नहीं है, उसका ग्रोथ क्या, फ्यूचर कैसा है। तो जो आइडिया है उस बिहाफ पर प्रॉफिट जनरेट हो पाएगा कि नहीं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब यह पता करना कि वो आइडिया प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके बिहाफ पर फ्यूचर में ग्रोथ है नहीं कि नहीं, डिमांड बढ़ेगी या नहीं, तो क्या प्रॉफिट के प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर में। समटाइम्स इट इज सो हैपेंस दैट प्रोजेक्ट इज टेक्निकली वायबल, फाइनेंशियली फिजिबल, टेक्निकली फाइनेंशियली फिजिबल तो है, बट द चांस ऑफ इट बीइंग प्रॉफिटेबल इज़ वेरी लिटिल, फ्यूचर में प्रॉफिट हो इसके चांसेस बहुत कम है, तो वह आइडिया वहीं ड्रॉप करना है। नाउ थर्ड स्टेप्स, नेम अप्रूवल। तो फर्स्ट क्या था हमारा, देख लेते हैं। फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी था, सेकेंड फिजिबिलिटी स्टडी था। जब फिजिबिलिटी स्टडी हो गई तो इसके बाद थर्ड क्या करेगा, नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल मीन्स हर एक बिजनेस का अपना नाम होता है, बिजनेस अपने खुद के नाम से जानी जाती है। किस नाम से बिजनेस जाना जाएगा उस नाम को भी प्रपोज करता है प्रमोटर। किस नाम से बिजनेस रजिस्टर्ड होगा, रिलायंस है, टाटा है, दीज आर नेम। तो किस नाम से बिजनेस रजिस्टर्ड होगा उस नेम को भी अप्रूव कराता है प्रमोटर। नेम डिसाइड करते वक्त यह देना है कि 3 नाम एक कम्बिनेशन में देने होते हैं, उस नाम से पहले ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, नाम के अंत में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें न लगी हों, किसी फेमस पर्सनालिटी का रिलेशन ना हो, ठीक है। नाम के अंत में कोऑपरेटिव वर्ड
कारपोरेशन वर्ड न जुड़ा हो, जो गवर्नमेंट से रिलेशन को शो करे। तो हैविंग डिसाइडेड to incorporate a company, the promoter have to select a name for it and submit an application to the registrar of company. जिस स्टेट में बिजनेस होने जा रहा है उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, इन विच द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। द प्रपोज्ड नेम मे बी अप्रूव्ड इफ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अनडिज़रेबल। अगर अनडिज़रेबल नहीं होगा तो नेम को अप्रूव कर दिया जाएगा। इट मे हैपन दैट अनदर कंपनी एग्जिस्ट विद द सेम नेम और वेरी सिमिलर नेम और प्रीफर्ड नेम इज मिसलीडिंग। उसी तरह का नाम किसी और कंपनी का है तो वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो टू सजेस्ट दैट कंपनी इज इन पर्टिकुलर बिजनेस व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू, इन सच केस द प्रपोज्ड नेम इज नॉट एक्सेप्टेड बट सम अल्टरनेट नेम मे बी अप्रूव्ड। Therefore, 3 names in order of their priorities are given to registrar. रजिस्ट्रार को 3 नाम एक देने हैं, उसमें से जो नाम उससे सूटेबल रहेगा उस नाम से कंपनी को रजिस्टर कर दिया जाएगा, वही कंपनी का नाम डिसाइड हो जाएगा। Then fourth step, fixing up signatories to memorandum of association. फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में कौन व्यक्ति साइन करेगा? द पर्सन हु साइन इन दीज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक कंपनी का संविधान चार्टर कहलाता है, तो कंपनी के संविधान में चार्टर में कौन सा व्यक्ति साइन करेगा, उस पर्सन को सिग्नेटरीज को अपॉइंट करता है प्रमोटर। बेसिकली ये ध्यान देना है कि द पर्सन हु विल साइनिंग इन दिस डॉक्यूमेंट विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर। Promoter have to decide about the members who will be signing the memorandum of association of company. Usually the people signing the memorandum are also the first director। ध्यान देना है, their written consent to act as directors and take up the qualification share in company is necessary। उनका रिटन कंसेंट कि वो कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, बनने के लिए एग्रीड हैं, और जो क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए, हर एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनने के लिए कुछ शेयर खरीदने पड़ते हैं, वह शेयर उन्होंने खरीद लिया और उसका पेमेंट कैश में कर दिया, यह डिक्लेरेशन भी जरूरी है। देन फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। फिफ्थ स्टेप्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो कंपनी के लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते हैं, उन प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट करता है प्रमोटर। सर्टेन प्रोफेशनल सच एज मार्केट बैंकर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गया, आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने कर पड़ते हैं उस डॉक्यूमेंट को बनाने में हेल्प करता है। द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड टू ईच इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार इन स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सारी चीज़ें देने होते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल इसी स्टेप में है, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है प्रमोटर। देन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी। देन लास्ट स्टेप से प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट के बनाने पड़ते हैं, मीन्स रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को भी प्रमोटर प्रिपेयर करता है। उसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए वह अपॉइंट करता है कुछ प्रोफेशनल्स को। The promoter take up steps to prepare certain legal documents which have to be submitted under the law to the registrar of company for getting the company registered. These documents are called Memorandum of Association (MOA). कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम के नहीं स्टार्ट हो सकती है। हर एक कंपनी का अपना खुद का मेमोरेंडम होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स बायलॉज ऑफ कंपनी। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर बनने के लिए उनका रिटन कंसेंट जरूरी है। ये सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है। कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन को गवर्न करती है मेमोरेंडम।
कोई व्यक्ति कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है एग्रीमेंट, तो कंपनी का मेमोरेंडम देखेगा। कोई ऐसी चीज़ें जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है, कंपनी उस चीज़ को करने के बाध्य नहीं है। तो मेमोरेंडम जल्दी अल्टर्ड नहीं हो सकता है, इसे चेंज कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए केयरफुली कंपनी को अपना मेमोरेंडम बनाना पड़ता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, क्या क्यों कंपनी चल रही है, क्या अचीव करना है कंपनी को, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, यह कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक दैट एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिटन। ऐसी कोई चीज़ें जो कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, कंपनी उसे करने के लिए बाउंड नहीं है। कंपनी कांट गो बियॉन्ड द मेमोरेंडम, मीन्स मेमोरेंडम से बाहर कंपनी जा ही नहीं सकती है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन डिफरेंट क्लासेस। व्हाट इज दोज क्लॉज? फर्स्ट क्लॉज नेम क्लॉज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, वह नाम कंपनी के नेम क्लास में होता है। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ कंपनी विथ विच कंपनी विल बी नोन, विच हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देन रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है किस स्टेट में है, किस प्लेस पर है, दैट विल बी गिवन इन रजिस्टर्ड ऑफिस और सिचुएशन क्लास। कंपनी जहाँ जिस स्टेट में बनेगी, जिस स्टेट में कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है, जिस स्टेट में कंपनी बनने जा रही है, वो कौन सा वो प्लेस क्या है, उसके बारे में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में होगा। द नेम ऑफ स्टेट इन विच कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज proposed to be situated. The exact address of registered office is not required at this stage. But the same must be notified to registrar within 30। ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन के 30 जरूरी नहीं कि तुरंत दिया जाए, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन दे देनी है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज में। इस क्लॉज में रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर प्रमोटर को, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर प्रमोटर को किस एग्जैक्ट लोकेशन पर कंपनी बन रही है, इस्टेब्लिश होने जा रही है, वह स्थान देना पड़ेगा। क्लियर है? तो रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज में किस लोकेशन पर कंपनी है उसका डिटेल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज का मतलब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, क्या कंपनी अचीव करना चाहती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनने के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पर्पज होते हैं, तो क्या पर्पज है, व्हाट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव, यह ऑब्जेक्टिव क्लास में लिखा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लास में व्हाट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रिटन। लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, limited by shares or limited by guarantee, this must be written in the liability clause. Capital clause, बिना कैपिटल के कोई बिजनेस नहीं चल पाएगा। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, किस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल, दिस मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल क्लॉज। विद द कंपनी विल बी अथोराइज टू रेस, उसी रजिस्टर्ड कैपिटल से कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होगी, उसी में से कुछ एज ए शेयर, कुछ पार्ट शेयर्स को, कुछ शेयर्स को इशू करेगी पब्लिक के लिए। तो व्हाट विल बी द अथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल दैट मस्ट बी रिटन इन द कैपिटल क्लॉज। और जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उसी में से कुछ इशू करेगी पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। तो क्या रजिस्टर्ड कैपिटल है या कैपिटल क्लॉज में, क्या डिफरेंट टाइप से कैपिटल्स हैं, शेयर्स हैं, या कैपिटल क्लॉज में लिखे होने चाहिए। देन एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ मेंबर एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। तो इन दिस क्लॉज पर्सन साइनिंग द MOA एक्सप्रेस द इंटेंशन टू एस्टेब्लिश द कंपनी। दिस क्लॉज इज रिटन इन फॉलोइंग। एसोसिएशन क्लास में उन मेंबर्स का जो डॉक्यूमेंट में साइन कर रहा है उनका डिटेल होना चाहिए। और फिर क्या डिक्लेरेशन देंगे वो, वी द फॉलोइंग पर्सन whose names and addresses are mentioned below are desirous to form a company in pursuance of this law, and we respectively agree to take the number of shares in the
capital of company set opposite of our respective names. क्लियर। तो वह जो कंपनी के मेंबर्स हैं, एसोसिएशन, जिनकी एसोसिएशन से कंपनी बन रही है, जो कंपनी के MOA में साइन कर रहे हैं, उनका रिटन कंसेंट कि जो वो अपनी इच्छा से कंपनी के डायरेक्टर्स बन रहे हैं या वो अपनी इच्छा से कंपनी के मेंबर हैं, और जो क्वालिफाइंग शेयर उन्हें खरीदना है वो खरीद चुके हैं। ठीक है। आज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया मेमोरेंडम। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम का है, मेमोरेंडम एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन को, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, इसके लिए मेमोरेंडम में हाउ टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव MOA में लिखा है उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, व्हाट इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ ऑफिसर्स, व्हाट इज पावर ऑफ ऑफिसर्स। कंपनी के पावर के बारे में MOA में लिखा रहेगा, उनके ऑफिसर्स के पावर के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहलाता है, मीन्स इनसाइड के रूल्स एंड रेगुलेशन को गवर्न करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड हेंस शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग स्टेटेड इन। तो ये मेमोरेंडम के हिसाब से बनती है। ध्यान रखना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को बनाया जाता है। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या लिखा होता है आर्टिकल्स में? नेम एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स है, वहाँ पर क्या है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, पूरे लाइफ टाइम में कितना शेयर्स होगा, या नेम एंड वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, क्या नेम कितने तरह के शेयर्स हैं और क्या उनकी वैल्यूज़ है, फेस वैल्यू क्या है, अमाउंट कितना है। देन कॉल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कैसे अलॉट करेगी, कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर पे कितना कॉल, कैसे पैसा कॉल किया जाएगा, कंपनी अपने बाई बैक मीन्स का, इससे कंपनी अपने खुद के शेयर को खरीद सकती है। ट्रांसफ़र शेयर कैसे होगा, अगर शेयरहोल्डर पेमेंट नहीं कर पाएगा तो हाउ टू फॉरफिट, कैसे कैंसिल किया जाएगा शेयर्स, कैसे कंपनी कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, अगर शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जा रहा है तो क्या प्रोसीजर्स है, वोटिंग राइट्स क्या है, मीटिंग कैसे होगा, इशू ऑफ डिबेंचर एंड स्टॉक कैसे इशू करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, ठीक है, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, ऑडिट कैसे करेंगे, जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट करेंगे, हाउ टू अल्टर द कैपिटल, इन सब के बारे में लिखा होता है। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैसे कंपनी को क्लोज किया जाएगा, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सच थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड। किस पर्पज़ के लिए कंपनी बनी हुई है उस ऑब्जेक्टिव के बारे में बतलाता है मेमोरेंडम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, कैसे कंपनी इंटरनली मैनेज होगी, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा, इट इज़ रिटन इन द आर्टिकल्स। पोजीशन, दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट एंड दिस इज सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। यह डॉक्यूमेंट बनाया जाता है मेमोरेंडम के बिहाफ पर। रिलेशनशिप, इट गवर्न्स द रिलेशन ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर, बाहरी के साथ कंपनी का क्या रिलेशन है। इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे रिलेशनशिप कैसी होगी, इसके बारे में। वैलिडिटी, एक्ट बियॉन्ड द, कोई भी चीज़ें जो मेमोरेंडम से बाहर लिखा है उसे, कोई भी ऐसा एक्ट जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है कंपनी उसे करने के लिए बाउंड नहीं है, इनवैलिड है। एक्ट विच आर बियॉन्ड द आर्टिकल्स कैन बी रेक्टिफाइड, हो सकता है। एवरी मैन हैज़ टू फिल मेमोरेंडम, हर एक कंपनी, एवरी कंपनी, ध्यान देना है कि हर एक कंपनी, सभी कंपनी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है। आर्टिकल्स बनाना जरूरी नहीं है कंपनी को अपना, कुछ टेबल, गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें कुछ मॉडल दिए हुए हैं, कुछ टेबल दिए हुए हैं, उस टेबल को कंपनी सेलेक्ट ले सकती है, ज़रूर नहीं कि अपना हो। मेमोरेंडम सबको अपना बनाना है। देन
थर्ड डॉक्यूमेंट कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। कंसेंट का मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं उनका एक रिटन कंसेंट कि वह अपनी इच्छा से कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिज़र्व करते हैं, और जो क्वालिफिकेशन शेयर खरीदना उन्होंने खरीद लिया है उसका पेमेंट कैश में कर दिया है, या डिक्लेरेशन लिख के देना है दिस कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी प्रपोजेस टू इंटर विथ एनी एंड किसी पर्सन के साथ अगर कंपनी को एग्रीमेंट करने जा रही है एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर से और फुल टाइम ऑल टाइम डायरेक्टर से, इस अनदर डॉक्यूमेंट विच इज वह डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वह एग्रीमेंट भी प्रिपेयर करना है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट। डिक्लेरेशन क्या है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट जो करनी चाहिए वह कर लिया गया है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी लीगल डॉक्यूमेंट बनाने थे वह सारे डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं, जो फॉर्मेलिटी कर रहे थे वह कर दिए गए हैं, ठीक है। और एंड टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार विद द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट बाय फॉर गेटिंग कंपनी। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दिए गए हैं, एक डिक्लेरेशन लिख के देना है। एंड एडवोकेट और द चार्टर अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी का CS हो, अकाउंटेंट हो, या जो लीगल एडवाइज़र है या एडवोकेट कंपनी का है, ठीक है, वह इस पर लिख करके सबमिट करेगा। द रिसीट और पेमेंट ऑफ फी। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उस रजिस्ट्रेशन फ़ी को सबमिट करना है। आफ्टर दैट रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा। द अमाउंट सच फी शैल डिपेंड ऑन द अथराइज। फिर कितना फ़ी है वो कैपिटल के हिसाब से पे करना है। द सेकेंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन। तब कंपनी फर्स्ट स्टेप फुलफिल, प्रमोशन फुलफिल हो गया। नाउ कंपनी विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। आफ्टर जब इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होता है, आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सी? प्राइवेट कंपनी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एबव रिक्वायरमेंट नाउ प्रमोटर विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या है? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड साइंड एंड विटनेस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7। अगर पब्लिक कंपनी की मेमोरेंडम में 7 लोग साइन करेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग साइन करेंगे, ठीक है। वही जो पर्सन कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं दे आर कॉल्ड सिग्नेटरीज ऑफ कंपनी। तो इस सिग्नेटरीज कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। इन कॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी है, क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, वो MOA में कुछ लोग साइन करें वो होगा। 8 के साथ एसोसिएशन सबमिट करना है, रिटन कंसेंट सबमिट करना है, द एग्रीमेंट पेपर सबमिट करना है जो डायरेक्टर के साथ किया गया है, एक कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ कंपनी कि नाम कंपनी का नाम अप्रूव हो गया वो लेटर, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की सारी लीगल फॉर्मेलिटी कर ली गई है वह देना है। देन द नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस आल्सो भी सबमिटेड अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट। हाँ, ये जो नोटिस है 30 दिन के अंदर बाद में दिया, तुरंत नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर भी यह कौन सी जो कंपनी की ऑफिस है वह किस प्लेस पे सिचुएटेड है, क्या एग्जैक्ट प्लेस है, वह बाद में भी दिया जा सकता है 30 डेज के बाद, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके बाद यह प्रूफ की जो रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी गई है, इस सबको रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है। अगर वह संतुष्ट है तो देन रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के मतलब होता है कंपनी लीगली बॉर्न हो गई। कंपनी लीगली बॉर्न होने के बाद कंपनी बिकम्स आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। द कंपनी विल बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस उसी के बाद स्टार्ट कर लेती है, जबकि पब्लिक कंपनी को इसके बाद 2 और स्टेप से गुजरने पड़ते हैं। वो क्या है? इफ़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन मीन्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा अरेंज करना। बताया कि प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट नहीं करती है।
तो यह स्टेप केवल पब्लिक कंपनी के लिए है। ओनली पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर। शेयर सब्सक्राइब करने से पहले कुछ अप्रूवल करने पड़ते हैं, कुछ परमिशन लेने पड़ते हैं, वही है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। क्या है? सबसे पहले सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्न करती है कि जो कौन कौन सी सिक्योरिटी इशू करेंगे, ठीक है, उन सब सिक्योरिटी को रजिस्टर्ड करती है सेबी। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द आवर कंट्री। अ पब्लिक कंपनी इन्वाइटिंग फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक मस्ट मेक एडुकेट डिस्क्लोजर। सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने हैं और सेबी से अप्रूवल लेना जरूरी है। दिस इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ, इसलिए कि हमारा जो शेयर होल्डर हो है, जिसने कंपनी का शेयर लिया है, वह सेफ गार्ड रहे। उसे सेफ गार्ड करने के लिए सेबी से अप्रूवल लेना जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड के कोई पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर पाएगा, तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेकेंड, फिलिंग प्रॉस्पेक्टस। अपना प्रॉस्पेक्टस सबमिट करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, एनी डॉक्यूमेंट, एनी सर्कुलर, एनी इन्विटेशन, एनी नोटिस द पर्पज ऑफ विच इज़ टू इनवाइट द पब्लिक। वह डॉक्यूमेंट, वह सर्कुलर, वह नोटिस जिसका पर्पज पब्लिक को इनवाइट करना होता है अपना शेयर खरीदने के लिए। मीन्स वह डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा कंपनी पब्लिक को अपना शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है, उसे कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस बनाएगी, प्रिपेयर करेगी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स एंड ब्रोकर्स। बैंकर एंड ब्रोकर्स को अपॉइंट करेगी। बैंकर्स है, ब्रोकर्स है, अंडरराइटर है, इससे अपॉइंट किया जाएगा। रेजिंग फंड फॉर पब्लिक इज एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिसीव या डिक्लेरेशन। ये जो एप्लीकेशन मनी है, कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, बैंक ने रिसीव कर लिया है। द ब्रोकर्स ट्राई टू सेल द शेयर्स बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म्स एंड इंकरेजिंग द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स। इफ कंपनी इज नॉट रीजनेबली एश्योर्ड, तो क्या करना है इसमें? एक डिक्लेरेशन देना है कि पब्लिक को शेयर इशू किया गया है, तो जो ज़रूरी पैसा था, जो मनी थी, जो वह मिल गई है, ये देना पड़ेगा। नाउ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी का मतलब वह पैसा जिसे मिले बिना कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी। जैसे अगर एक कंपनी ने 10 लाख इशू किया, तो कम से कम कितना पैसा मिल जाएगा तो वह अपना बिजनेस कर पाएगी, उसे ही कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी डिसाइड किया गया कि 90%। तो जितना शेयर इशू किया गया उससे 90% से कम अगर एप्लीकेशन आएगा तो कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट। अगर 10 लाख शेयर इशू किया गया तो कम से कम 9 लाख के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। उससे कम एप्लीकेशन मनी मिलने पर कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी मिल गया है, कंपनी को यह देना पड़ेगा। और अगर नहीं मिलता है तो विदिन 30 डेज़ जो शेयर का पैसा कंपनी ने रिसीव किया है और पैसा सबका अगले 15 दिन के अंदर रिटर्न करना होता है। ध्यान देना है कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किया और अगर 90% से कम के लिए एप्लीकेशन आया है, मीन्स जिस दिन एप्लीकेशन इशू किया उसके 30 दिन के अंदर अगर 90% से कम के लिए एप्लीकेशन आया है, तो अगले 15 दिन के अंदर कंपनी को सबका पैसा रिटर्न करना है। नहीं रिटर्न कर पाएगी तो 15% इंटरेस्ट देना पड़ता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद जब कंपनी को सेबी से अप्रूवल हो जाएगा तो शेयर इशू करने के बाद हम एक पर्सन जो कंपनी के शेयर लिया है वह अपने शेयर को कहाँ बेच पाएगा? वह अपने शेयर को बेच पाएगा, उसी के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में ओनली सेकेंड हैंड सिक्योरिटी आर डील्ड। एक पर्सन शेयर खरीद दिया, अचानक उसे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सके, तो उसके लिए किसी स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, किसी स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देना पड़ेगा अपने आप को लिस्टेड करने के लिए। तो एन एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स और डिबेंचर। In such permission is not granted before the expiry of 10 weeks for the date of closure of subscription list. The allotment shall become void and all the money received from the
कैंडिडेट विल हैव टू रिटर्न। ध्यान देना है, अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई किसी स्टॉक एक्सचेंज में विद इन 10 वीक, तो उसे अपना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। मीन्स किसका? शेयर होल्डर का पैसा। इसके बाद अगर क्लियर हो गया किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई, देन कंपनी विल प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट। मीन्स कंपनी विल अलॉट शेयर टू द शेयर होल्डर। जिसने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया है, कंपनी उसे शेयर अलॉट करती है। और अगर अलॉट नहीं कर पा रही है तो एक रिग्रेट लेटर भेजती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट साइंड बाय द डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी इज फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाएगा किसको? शेयर होल्डर को। ये शेयर उसे अलॉट कर दिया गया है। अब नाउ वो ही विल पे द अलॉटमेंट मनी। जो अलॉटमेंट का पैसा होता है वह पे करेगा। नाउ लास्ट इससे स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि नाउ एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता है पब्लिक कंपनी को, वह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दीज फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। क्या क्या है? डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश, या डिक्लेरेशन कि जो शेयर्स का पैसा वह कैश में मिल गया है। और डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड, एक और डिक्लेरेशन कि सारे सभी जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो शेयर लिया था उसका पैसा कैश में पे किया है। और डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेबल और लायबल टू बिकम पेबल टू अप्लीकेंट। अब कोई पैसा अप्लीकेंट को अगर किसी व्यक्ति को शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो पैसा पेंडिंग नहीं है, कंपनी ने सारा पैसा पे कर दिया है। और डिक्लेरेशन दैट द एबव रिक्वायरमेंट, सारे रिक्वायरमेंट जो थे वह पूरे कर लिए गए हैं, यह डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर सेटिस्फाइड है रजिस्ट्रार तो ही विल इशू कि अब वह कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन दे सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। वंस अगेन थैंक